हाँ, तो आज हम लोग रासायनिक अपक्रिया एवं उनके प्रकार का सेकेंड लेक्चर है, जो कि फाइनल लेक्चर है। और कल 5 टाइप की अपक्रिया इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले वाले वीडियो में। तो शेष अब जो आगे नेक्स्ट रासायनिक अपक्रिया बची हैं उनके एग्जाम्पल और किस टाइप से उनकी डिफिनेशन समझेंगे, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है। ये पूरा चैप्टर इसी फाइनल लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। ये दूसरा लेक्चर है कक्षा 10 अध्याय का। तो बात करते हैं, जो कल हम लोगों ने 5 टाइप की रासायनिक अपक्रियाएं पढ़ी थी। अब इसके बाद जो 6वें नंबर पे आती है रिएक्शन, वो है तुम्हारी ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो अगली रासायनिक अपक्रिया है हमारी ऑक्सीकरण अपक्रिया। इसको हम लोग इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। देखो, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है ऑक्सीकरण अपक्रिया, तो नाम से पता चल रहा है ऑक्सीजन का कोई ना कोई हिसाब होगा इसमें। तो इसकी बहुत ही इजी डिफिनेशन है। देखो, 2 टाइप से इसकी डिफिनेशन बताता हूं। सबसे पहली चीज कि अगर कोई रासायनिक अपक्रिया में, किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन जो है वो त्याग करता है या ह्रास होता है हाइड्रोजन का, हम ऐसे कह सकते हैं कि ह्रास होता है हाइड्रोजन परमाणु का, वह रासायनिक अपक्रिया ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। एक बार पुनः समझेंगे इसकी डिफिनेशन। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है, वह रासायनिक अपक्रिया ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देखो, हम लोग लिखेंगे ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का त्याग हो और ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अपक्रिया। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, जैसे कोई एक रासायनिक अपक्रिया लिखी हुई है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जुड़े, जैसे ऑक्सीजन किसमें जुड़ता है, जैसे मान लीजिए लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट। देखो, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो इधर बना क्या लगेगा, H2O। अब यहां बैलेंस कर लेते हैं रासायनिक अपक्रिया को। ये हो गई, ये एक टाइप की हमारी ऑक्सीकरण अपक्रिया। अगर इसको दूसरे शब्दों में समझें तो क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया के गुण के आधार पर समझें कि ऑक्सीकरण अपक्रिया जो होती है उसका किस गुण के हिसाब से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर, क्या करे, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना ले। ये दूसरी डिफिनेशन है, धनायन बनाता है। देखो लिखा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, उसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण अपक्रिया। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कैसे, जैसे सोडियम परमाणु है तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेगा, ये हमारी एक प्रकार की ऑक्सीकरण अपक्रिया। और इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने त्याग सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकता। इससे ज्यादा अगर त्यागेगा इलेक्ट्रॉन तो वो दूसरी प्रोसेस होने लगेगी। ठीक है, वो डीपली ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में केवल इतना ही पूछा जाता है, ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या है, इसकी परिभाषा लिखो और उदाहरण लिखो। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसकी 2 टाइप की डिफिनेशन बताई गई है। पहली है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का त्याग होता है, ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। दूसरी चीज, अगर दूसरे हिसाब से अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ऑक्सीकरण अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेता है, या इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, वह अपक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद जो दूसरे टाइप की रिएक्शन आती है 7वें नंबर पर, वो है हमारी अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया को इंग्लिश में रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अब देखो, अपचयन अपक्रिया बिल्कुल इसके अपोजिट होती है। ऑक्सीजन के जस्ट अपोजिट रिएक्शन जो होती है उसे हम लोग कहेंगे अपचयन अपक्रिया। अब देखो, अपचयन अपक्रिया में क्या होता है, अपचयन अपक्रिया बिल्कुल सेम डिफिनेशन ऐसे लिखेंगे, कैसे, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन का त्याग होता है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन का त्याग होता है, वह अपक्रिया अपचयन अपक्रिया कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर कहेंगे इसकी डिफिनेशन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था और इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर वहां धनायन बना रहा था, यहां बनाएगा ऋणायन।
यहां बना लेगा ऋण आयन बनाता है। तो इसकी अब मतलब परिभाषा इसकी कैसे लिखेंगे? लिखेंगे वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन का त्याग होता है अपचयन अपक्रिया कहलाता है, या वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, ऐसी अभिक्रियाओं को अपचयन अपक्रिया कहा जाता है। अपचयन अपक्रिया का एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे? जिसमें इसमें एक इलेक्ट्रॉन त्यागता था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बना क्या लेगा? ऋणायन। ये होती है हमारी अपचयन अपक्रिया, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इन दोनों रिएक्शनों के बाद जो 8वें नंबर पर आती है वो है हमारी रेडॉक्स अपक्रिया। उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेडॉक्स अपक्रिया। उसमें हम लोग लिखेंगे अगली अपक्रिया है रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया, देखो रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, वह रासायनिक अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अपक्रिया क्लियर हो गई? मतलब रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है? इसमें दोनों क्रिया होंगी। कौन सी? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं होंगी। तो हम दोनों उदाहरण लिख सकते हैं उसके, और दोनों उदाहरण ये लिख सकते हैं साथ में, सोडियम ग्रेब्स आउट, सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन माइनस प्लस क्लोराइड आयन, ये दोनों एग्जाम्पल साथ में लिख सकते हैं। ऐसी अपक्रियाएं जो होती हैं वो रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती हैं। रेडॉक्स अपक्रिया के बाद जो रिएक्शन आती है उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया, देखो कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रस्थापन अपक्रिया, प्रस्थापन अपक्रिया को ही विस्थापन अपक्रिया कहा जाता है, ध्यान रखना। तो द्विविस्थापन अपक्रिया का मतलब क्या होता है? द्वि का मतलब होता है दो, विस्थापन का मतलब है जिसमें विस्थापित हो या परमाणु समूह कैसा विस्थापित होंगे। जिसे हम कल एक एग्जाम्पल हमें याद है कि कल जो ये बताया गया था एग्जाम्पल, ये प्रस्थापन अपक्रिया का बताया गया था। तो प्रस्थापन अपक्रिया को ही हम लोग विस्थापन अपक्रिया कहा करते थे। इसमें दो विस्थापन अपक्रिया पढ़ना है। तो दो विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मध्य, ध्यान रखना, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मध्य आयनों का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर, ठीक है। अब देखो द्विविस्थापन अपक्रिया का मतलब यह होता है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मध्य आयनों का स्थानांतरण होता है उसे कहा जाता है द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल क्या होगा? देखो आयनों का ट्रांसफर का मतलब ये समझ में अभी आएगा जब एग्जाम्पल समझाएंगे। देखो जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लिखा है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड ग्रेब्स आउट। अब यहां ध्यान दीजिए, सोडियम के कितने आयन हैं? 2, ठीक। सल्फेट के कितने आयन हैं? माइनस के 2। इधर बेरियम के कितने आयन हैं? 2। क्लोराइड के कितने आयन हैं? 2। तो आयनों का ट्रांसफर का यह मतलब होता है कि जो इसका लवण है, जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा। बस आयनों का ट्रांसफर का मतलब यही होता है। द्विविस्थापन अपक्रिया का मतलब यह है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो यौगिकों के मध्य आयनों का ट्रांसफर होता है। अब देखो जो ये क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन सोडियम के साथ चला जाएगा और सल्फेट आयन बेरियम के साथ चला जाएगा। तो इधर तुम्हारा बना क्या लेगा? सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, इधर लिख लेंगे 2 अणु। ये हो गई हमारी रासायनिक अपक्रिया। आई होप समझ में आ गई होगी। ना समझ में आए तो एक बार फिर से इसकी डिफिनेशन बताता हूं। द्विविस्थापन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें दो यौगिकों के मध्य आयनों का ट्रांसफर होता है या स्थानांतरण होता है, वह अपक्रिया द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण ये लिख देंगे, चाहो तो एक्सप्लेनेशन करके भी नीचे लिख सकते हो कि जो सोडियम आयन है वो क्लोराइड आयन के साथ चला जाएगा और बेरियम आयन सल्फेट आयन के साथ चला जाएगा। इसके बाद हमारी 9 टाइप की रिएक्शन होगी। इसके बाद बात करते हैं जो 10वें टाइप की रिएक्शन है, कौन सी है? 10वें टाइप की रिएक्शन है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया
वियोजन अपक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन का मतलब टूटना, सीधा सीधा समझ में आता है। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, या वियोजित का मतलब होता है टूटना। अब देखो टूटेंगे क्या, यहाँ हमारे रासायनिक अपक्रिया में हम लोग परमाणु, अणु या आयन के बारे में पढ़ते हैं, यही सारी चीजें टूट सकती हैं। और ये सभी को पता है कि जो परमाणु होता है वो टूटता नहीं है छोटे कणुओं में, इसलिए अणु टूटेंगे, ठीक है। आयन टूट सकते हैं, अपने आयनों में टूटेगा, कोई जो एटम होगा वो अपने आयनों में टूट सकता है। ऐसा थोड़ा ना है कि जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन परमाणु लिखा हुआ है, अब हाइड्रोजन परमाणु तो ये बी से टूट जाएगा, थोड़ा इधर चला जाएगा, थोड़ा इधर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो एक परमाणु होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है, ये टूटेगा नहीं। अणु जो होता है वो टूट सकता है। तो ठीक है, तो ये नहीं दिमाग में लाना कि सर परमाणु टूट जाएगा तो परमाणु टूट जाएगा तो फिर सब नष्ट हो जाएगा, जितना मामला है, ठीक है। अब इसके बाद देखो वियोजन अपक्रिया की डेफिनेशन हम लोग कैसे समझेंगे, बिल्कुल इजी डेफिनेशन। वियोजन का मतलब टूटना। अब देखो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें, या ऐसा कह सकते हैं वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक अपने विपरीत आवेशों में, यौगिक अपने विपरीत आयनों में स्वतः टूट जाते हैं किसी कारणवश। अभी कारण की बात नहीं बता रहा कि काहे टूट जाते हैं, क्यों टूट जाते हैं, ये आप बताएंगे अभी जब इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे तब। देखो जो वियोजन आयन होता है, ये वियोजन अपक्रिया होती क्या, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक अपने विपरीत आयनों में स्वतः टूट जाते हैं। क्या करते हैं, स्वतः टूट जाते हैं, वह रासायनिक अपक्रिया वियोजन अपक्रिया कहलाती है। समझ में आ गई डेफिनेशन, नहीं आ गई है तो एक बार फिर से बताते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक अपने विपरीत आयनों में स्वतः टूट जाता है, वह रासायनिक अपक्रिया वियोजन अपक्रिया कहलाती है। जैसे इसका एग्जांपल बताएं, जैसे मान लीजिए कोई एक यौगिक NaCl है, NaCl है, ये किसी कारणवश, किसी कारण हो सकते हैं तीन, तो कारण होते हैं तीन। देखो कौन कौन से कारण होते हैं। पहला कारण हो सकता है या तो हम इसे उष्मा दे दें तब टूट जाएगा, दूसरी चीज या तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तब टूट जाएगा, और या तो फिर हम सूर्य का प्रकाश दे दें, इसे सूर्य का प्रकाश दे दें तब टूट जाए। इसके अलावा संसार में कोई और कारण नहीं है किसी भी यौगिक का स्वतः टूटना, केवल मुख्य तीन कारण होते हैं। पहला कारण होता है या तो उसे उष्मा दे दी जाए, या फिर उसे विद्युत प्रवाहित कर दिया जाए, या तो फिर सूर्य का प्रकाश दे दिया जाए। इसके अलावा कोई तीसरा कारण हो ही नहीं सकता स्वतः अपने आयनों में टूटने के लिए, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल लिखा है NaCl। अब मान लीजिए किसी कारण चाहे उष्मा दे दी जाए या विद्युत का सुचालक दे दिया, प्रकाश की क्रिया दे दी जाए, प्रकाश दे दिया जाए, तो इसमें प्रकाश तो दे नहीं सकते, या तो उष्मा दे दे या तो विद्युत प्रवाहित कर। चलो हम विद्युत प्रवाहित करते हैं इसमें। अगर विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये स्वतः अपने आयनों में टूट जाएगा, मतलब NaCl और Cl- दो अपने आयनों में टूट गया। ये स्वतः अपने आयनों में टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया में देखो ये चीज समझ में आ रही होगी, कल हम इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये चिन्ह होता है उत्क्रमणीय अपक्रिया का, और उत्क्रमणीय अपक्रिया में होता क्या है, अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो वियोजन अपक्रिया होती है वो तीन टाइप की होती है। तो देखो पहली टाइप की होती है उष्मा वियोजन अपक्रिया, या इसी के अंतर्गत छोटे छोटे पॉइंट हैं। उष्मा वियोजन वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा के द्वारा यौगिक का क्या हो, विस्थापन हो, मतलब सॉरी, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा के द्वारा यौगिक अपने आयनों में स्वतः टूटे। इसमें किसके द्वारा टूटेगा, उष्मा के द्वारा, बाय हीट, ठीक है। अब देखो उष्मा के द्वारा टूटेगा। अब मान लीजिए इसका एग्जाम्पल लिखना है तो ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको कर दो गरम। गरम करेंगे तो इस काहे में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यह एक टाइप की उष्मा वियोजन अपक्रिया होती है। तो इसकी डिफिनेशन फिर से एक बार बता दें, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उष्मा के द्वारा किसी यौगिक को विपरीत आयनों में स्वतः तोड़ दिया जाए या विपरीत आयनों में तोड़ दिया जाए, उसे कहते हैं उष्मा का वियोजन, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा जो है वह है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन, जो विद्युत वियोजन होता है ये बिल्कुल सिंपल है। कैसे, विद्युत के द्वारा, विद्युत के द्वारा। इसमें क्या लिख सकते हैं, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें
किसी यौगिक को विद्युत के द्वारा स्वतः अपने विपरीत आयनों में तोड़ दिया जाए, ऐसी अपक्रिया को हम लोग विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं। विद्युत वियोजन अपक्रिया में एग्जाम्पल लिख सकते हैं, चाहो तो दूसरा लिख दो, KCl ग्रेव्स आउट K+Cl-, ये हो गया तुम्हारा दूसरा एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं सूर्य का प्रकाश या सूर्य के प्रकाश द्वारा, तो ऐसे लिख सकते हैं, तीसरी टाइप की है, सूर्य के प्रकाश द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा। बिल्कुल इजी लैंग्वेज ऐसे लिखेंगे इसकी, क्या लिखेंगे कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें वियोजन वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें विद्युत वियोजन सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है, उसे हम लोग कहते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, सूर्य के प्रकाश द्वारा विद्युत वियोजन अपक्रिया या वियोजित अपक्रिया, जो वियोजित होगी। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी, मेथेन को क्लोरीन के साथ अपक्रिया करा दें किसकी उपस्थिति में, ये तो उल्टा हो गया, ये नहीं, सूर्य के प्रकाश द्वारा जो इसका एग्जाम्पल लिखाएंगे तो ये लिखा दो बिल्कुल इजी, कि जैसे मान लीजिए वनस्पति होती है कोई, ठीक है, वनस्पति रंगीन होगी, रंगीन, और इसमें नवजात ऑक्सीजन जो है अपचयन का काम करता है, और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति हम लोग HNO से प्रदर्शित करते हैं, HNO से प्रदर्शित करेंगे। तो रंगीन पदार्थ जो है ऑक्सीजन, इसमें ये जो अपक्रिया होती है तुम्हारी, ये अपचयन का कार्य करती है। तो इसमें जो रंगीन पदार्थ है उधर जाके क्या बन जाएगा, रंगहीन पदार्थ बन जाएगा, अर्थात इसका कलर उड़ जाएगा, रंगहीन पदार्थ बन जाएगा। ये हमारी वियोजन की तीनों टाइप की रिएक्शन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जो 11वें नंबर की रिएक्शन आती है वो देखो कौन सी है। 11वें टाइप की जो रिएक्शन है वह है हमारी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, वह है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक, देखो ध्यान दो, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जो होती है, क्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा उत्सर्जन करना, या ऊष्मा जो होती है वो निर्मुक्त होती, निकलती है इसमें, ठीक है। अब देखो जो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना, ठीक है। अब देखो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वह रासायनिक अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती। या ऐसे मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा देखते हैं, किसी यौगिक के निर्माण में, ऐसा लिखो, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें किसी यौगिक के निर्माण में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऐसी अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती। इसकी परिभाषा आराम से बोलते हैं, फिर ध्यान से नोट्स अगर लिखते हो तो लिख लेना, कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के निर्माण में या किसी यौगिक के निर्माण में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऐसी अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मान लीजिए कार्बन की क्रिया, या ऐसे लिखो, मेथेन को हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ जलाया, मेथेन को हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ जलाया, तो इधर बना क्या, इधर बन गया तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, साथ में हमने क्या बताया था बनेगी, ऊष्मा। ये हो गई हमारी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जो होती है इसकी परिभाषा देखो एक बार पुनः बताइए स्पीड में जल्दी से, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक के निर्माण से बने उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऐसी अपक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो अपक्रिया आती है 12वें नंबर पर, वह है ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है, बिल्कुल इसके अपोजिट, ऐसी यौगिक या ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के, या ऐसा कह सकते हैं, जो ऊष्मा शोषी जो अपक्रिया होती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का होता है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ये कह सकते हैं, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ठीक है। अब देखो, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अपक्रिया में ये बिल्कुल उल्टा लिख दो इसकी डिफिनेशन, मतलब इसकी रिएक्शन, किसी यौगिक को जलाने में
उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं उष्मा शोषी अपक्रिया। तो इसकी परिभाषा देखो, किसी यौगिक को जलाने में या ऐसे कहेंगे किसी यौगिक को जलाकर उत्पाद बनाने में आवश्यक उष्मा की मात्रा जो लगती है वह रासायनिक अपक्रिया उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। उष्मा शोषी अपक्रिया के एग्जाम्पल ये लिख देंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस को अगर साथ में जलाएंगे तो जब मीथेन का निर्माण करना होता है तो इसमें उष्मा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया को हम लोग उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। ये तुम्हारी जितने टाइप की रासायनिक अपक्रिया थी वो सारी टाइप की खत्म हो चुकी। इसके बाद अगली हेडिंग आती है, केवल दो चीज हैं, दो चीज को बहुत आसानी से समझ लेते हैं और बस चैप्टर हो जाएगा खत्म। देखो पहली चीज जिसमें है संक्षारण, ये चीज समझने वाली है। संक्षारण, संक्षारण क्या होता है? देखो लोहे पर धीरे धीरे जंग लगना, ध्यान समझना, ये बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा नहीं है बट समझना है। देखो जो संक्षारण प्रक्रिया होती है तुमको विस्तार से समझाते हैं। संक्षारण होता क्या है? संक्षारण होता है ये कि लोहे पर जंग लगना धीरे धीरे, जैसा कहते हैं लोहे पर धीरे धीरे जंग लगना एक प्रकार की संक्षारण प्रक्रिया होती है। अब संक्षारण प्रक्रिया है क्या? संक्षारण प्रक्रिया समझना है हमें है क्या। देखो मान लीजिए कि कोई वो होता है किसी भी धातु का, ऐसे कह सकते हैं किसी धातु का धीरे धीरे स्वतः क्षय होना संक्षारण कहलाता है। बात समझ में आई? एक बार फिर से समझेंगे। किसी धातु का धीरे धीरे स्वतः क्षय होना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण प्रक्रिया जो होती क्या है? ये गैल्वेनी सेल बनने के कारण होती है। इसका कारण जो होता है वो होता है गैल्वेनी सेल बनने के कारण। मुख्य कारण जो इसका होता है गैल्वेनी सेल बनने के कारण होता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो संक्षारण प्रक्रिया वो होती क्यों है, तो हम लोग बता सकते हैं कि संक्षारण प्रक्रिया गैल्वेनी सेल बनने के कारण होता है। तो इसकी परिभाषा बहुत ही छोटी लिखना है कि किसी धातु का धीरे धीरे स्वतः क्षय होना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण का मुख्य कारण गैल्वेनी सेल बनने के कारण होता है। जो मूल रूप से जो हमारी धातु होती है, जैसे मान लीजिए लोहे पर जंग लगना, एक प्रकार की हमारी लोहा एक मूल धातु हो गया, उसमें उपस्थित जो अशुद्धियां हैं, वो दूसरे इलेक्ट्रोड का कार्य करेंगी और स्वतः मूल धातु दूसरे इलेक्ट्रोड का कार्य करेगी। और जबकि गैल्वेनी सेल के बारे में अगर विस्तार से जानकारी ले तो इंटर में जब हम लोग आएंगे तो विद्युत रासायनिक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, उसके अंतर्गत हम लोगों को सेल के बारे में पढ़ना है। नॉर्मली बताया दे रहे हैं बट लिखना नहीं है, समझ लेना केवल बस। जैसे संक्षारण की प्रक्रिया हम लोगों को समझ में आ गई कि किसी धातु का धीरे धीरे स्वतः क्षय होना संक्षारण कहलाता है और संक्षारण का मुख्य कारण गैल्वेनी सेल बनने के कारण होता है। ओके, अब देखो गैल्वेनी सेल होता क्या? गैल्वेनी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव को हम लोग कैथोड कहते हैं और जो नेगेटिव होता है उसको हम लोग एनोड कहते हैं। ठीक है, अब इसको किसी बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है, ऊपर बैटरी द्वारा जोड़ देंगे। जोड़ने के पश्चात इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, विद्युत धारा बहेगी। अब ये सारी प्रोसेस चलती, तो इसमें गैल्वेनी सेल हमसे कहोगे सर जैसे मान लीजिए खिड़की है तो इस खिड़की में कैसे जंग लग जाता है, तो बताएं जंग लगता कैसे। मान लीजिए जो खिड़की है ये हमारी मूल धातु है, मूल धातु का अगर हम बात करेंगे तो समझना लोहा के बारे में बात करें। ठीक है, जो मूल धातु होती है ये एक इलेक्ट्रोड का काम करती है। एक इलेक्ट्रोड मतलब मूल धातु स्वयं हो जाएगी और इसके ऊपर जो आर्द्रता आएगी, आर्द्रता के बारे में बताएं तो आर्द्रता जो होती है वो होती है वायु, धूल, नमी, ये जितनी चीजें होती हैं ये सब आर्द्रता के अंतर्गत आ जाती। जो आर्द्रता से उपस्थित वायु, धूल, नमी ये सब इस पर जम जाती हैं, ये दूसरे इलेक्ट्रोड का कार्य करने लगती हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड का काम करेंगी। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से संपर्क में आएंगे, कुछ इस टाइप से गैल्वेनी सेल का निर्माण होगा। गैल्वेनी सेल का निर्माण होगा तो जो धातु होती है वो धीरे धीरे क्षय होती है। क्षय क्यों होती है? जैसे ये सभी को पता है कि जो एनोड होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाना। अब ये जो एनोड सिरा होता है ये होती है हमारी मूल स्वयं धातु, जो स्वयं मूल धातु होती है वो इलेक्ट्रोड होती है। अब इलेक्ट्रोड होगी कौन सा? एनोड, और एनोड पर होती ही प्रक्रिया कौन सी? ऑक्सीडेशन की।
अब ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया होती है, तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो धीरे धीरे धातु पतली होती चली जाएगी। अब पतली होती चली जाए तो क्षय होने लगेगा इस धातु का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण। बात समझ में आ गई। और जो हमारी होता क्या है, जैसे ये खिड़की हमारी है, खिड़की पे धीरे धीरे मान लीजिए जंग लग रहा है या धीरे धीरे क्षय हो रहा है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोहा भी से कट जाता है, बीच में पोल बन जाता है। अब देखो होगा क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो धीरे धीरे, हमारी जो खिड़की मूल धातु होती है वो एनोड का काम करती है, और एनोड में ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जाएगा कहां, जाएगा दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाएगा तो वायु, नमी, आर्द्रता, धूल, आर्द्रतक मात्रा बढ़ जाएगी, आर्द्रतक मात्रा बन जाएगी तो धीरे धीरे जंग बनना शुरू हो जाएगा, और जंग बन जाएगा तो धीरे धीरे जो हमारी मूल धातु है वो धीरे धीरे स्वतः नष्ट हो जाएगी। ये प्रक्रिया जो होती है वो होती है हमारी संक्षारण की प्रक्रिया। आई होप समझ में आ गई संक्षारण की प्रक्रिया। और संक्षारण के जो मुख्य उदाहरण होते हैं वो देखो कौन से होते हैं। पहला होता है लोहे पर जंग लगना, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है कॉपर का स्वतः नीला होना, ठीक, कॉपर स्वतः नीला क्या होता है। तीसरी चीज चांदी पर काली परत जमना, ये जो तुम्हारे एग्जाम्पल होते हैं, तीनों एग्जाम्पल संक्षारण के होते हैं। कौन कौन से, लोहे पर जंग लगना, कॉपर का स्वतः नीला होना और चांदी पर काली परत जमना, ये होते हैं हमारे संक्षारण के मूल रूप से उदाहरण। इतनी चीजें हम लोगों को समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है, वो है नेक्स्ट हेडिंग हमारी है विकृत गंधता। अगली हेडिंग है विकृत गंधता मतलब पहली चीज तो मैं ये समझा दे होता क्या है, पहले ऐसे नॉर्मली समझ ले, इसके बाद देखो कहीं मतलब हम लोगों ने ज्यादातर देखा होगा, जैसे अगर तेलीय पदार्थ के बारे में बात करें, तेलीय पदार्थ का मतलब समझो जिसमें तेल होता है, तेलीय पदार्थ कहें या कहें वसीय पदार्थ, ठीक है। तो घर पर अगर मान लीजिए हम लोगों के तेल वाला कोई पदार्थ या वसीय पदार्थ रखा होता है, बाहर रख दिया जाए, बाहर का मतलब जहां वायु हो, प्रकाश हो और धूल, नमी, ये सब वगैरह वगैरह हो, इसको रख देते तो कुछ समय पश्चात, मतलब थोड़े दिन पश्चात होता क्या है, वो जो जिसमें हम लोगों ने तेलीय पदार्थ या वसीय पदार्थ रखा था तो उसमें खुशबू आने लगती है। खुशबू का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब दुर्गंध आने लगती है कुछ अलग टाइप से। जैसे मान लीजिए सरसों का जो मस्टर्ड ऑयल होता है, सरसों का तेल, सरसों तेल की जैसे अचार बनाते हैं गांव में हम लोग, तो कुछ दिन रखे रहेंगे इसको बाहर तो उसका स्वाद बदल जाता है, मतलब स्वाद बदल जाएगा। ये जो स्वाद बदलने की प्रक्रिया होती वो उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। आई होप समझ में आ गया होगा कि विकृत गंधिता क्या होती है। तो इसको परिभाषित करते हैं, या परिभाषा इसकी किस टाइप से लिखेंगे, विकृत गंधिता लिखेंगे जब किसी तेलीय पदार्थ या वसीय पदार्थ को बाहर खुले वातावरण में रख दिया जाता है तो उसकी मूल स्वाद से उसके स्वाद में जो परिवर्तन आ जाता है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। समझ में आई होगी। परिभाषा एक बार फिर से बताते हैं कि विकृत गंधिता होता क्या है, किसी तेलीय पदार्थ या वसीय पदार्थ, किसी तेलीय पदार्थ या वसीय पदार्थ को खुले वातावरण में रखने पर उसके मूल स्वाद में परिवर्तन जो होता है, उसके मूल स्वाद से स्वाद में जो परिवर्तन हो जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। ये हमारा चैप्टर रासायनिक अपक्रिया व उनके प्रकार खत्म हो चुका है, समाप्त हो गया ये चैप्टर। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट पढ़ेंगे, अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल, क्षार तथा लवण नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।